ठीक है। अपन स्टार्ट करते हैं स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र, जो तुम लोगों ने पढ़ा है गायनी में। तो गायनी में जब तुम लोग काय चिकित्सा के या आयुर्वेद के 8 अंग पढ़ते हो, तो उसमें कहीं भी स्त्री या प्रसूति का अलग से कोई वर्णन नहीं आया है। जो कौमारभृत्य होता था, हम्म। काय चिकित्सा होता था, उसी के अंदर इसको पढ़ लिया जाता था, क्योंकि पहले क्या है, इसके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं बना था। इन फीमेल का इतना ज्यादा डेवलपमेंट या उनके लिए अलग से कोई बीमारियों के लिए नहीं था। वो ज्यादातर अपनी बीमारियां छुपा लेते थे, या उनको पता नहीं चलता था, या उनको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। तो ज्यादा डिस्क्रिप्शन अपने आयुर्वेद में नहीं हुआ। पर फिर भी कुछ चीजें ऐसी आती हैं जो अपन इसमें पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा है यहाँ पे स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र हो जाएगा। तो जो प्रसूति तंत्र नाम है सर्वप्रथम गणनाथ सेन ने दिया। गणनाथ सेन जो है, इनकी एक बुक थी, तुम जानते हो, प्रत्यक्ष शारीरम। गणनाथ सेन की बुक का हम्म। नाम क्या है? प्रत्यक्ष शारीरम। नोट कर लो, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, और इसमें प्रसूति तंत्र सबसे पहले नाम आया। मॉडर्न में जब तुम लोग पढ़ते हो तो गायनी आता है, ऑप्स आता है, दो टर्म आते हैं। तो जो गायनी होता है, डिलीवरी से पहले की कंडीशन, यानी क्या हो जाएगा, फीमेल से रिलेटेड जो कंडीशन किसमें आएंगी, गायनी में आएंगी। जबकि जो ऑप्स टर्म आता है, वो डिलीवरी के बाद होता है, जो फीमेल में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। डिलीवरी के बाद दो ब्रांचेस डिवाइड होती हैं। एक ब्रांच चली जाती है हम्म। पीडिया में, एक ब्रांच चली जाती है ऑप्स में। तो पीडिया में क्या होता है, बच्चे से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है पीडिया में ट्रीट की जाती है, और मदर से रिलेटेड प्रॉब्लम ऑप्स में ट्रीट की जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे दो टर्म आता है। अब तुम लोग जब जानते हो कि जब क्या होता है कि डिलीवरी होती है, तो डिलीवरी होने के लिए सबसे पहले क्या होता है, जो सिफेलोपेल्विक प्रोपोर्शन होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अभी ट्रेनिंग में भी अपन को बताया गया था। सिफेलोपेल्विक हम्म। प्रोपोर्शन होता है, जिसमें बच्चे का जो हेड होता है और मदर की जो पेल्विस होती है, ये पेल्विस का प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए, तभी हेड बाहर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो आयुर्वेद में हम्म। इसके लिए कोई ऐसे स्पेसिफिक टर्म तो नहीं आया है, लेकिन यहाँ एक टर्म आता है, पुरुष की उर होती है और स्त्री की कटी होती है। अगर तुम लोगों ने एक सामान्य लैंग्वेज में देखा होगा, तो मेल की चेस्ट सबसे ज्यादा होती है। जैसे 56 इंच का ये सीना मोदी का फेमस है, तो मेल है। तो हम्म। मेल में बेस्ट पार्ट क्या होता है? चेस्ट होता है। और देखिए फीमेल में क्या होता है? कटी होता है। गाने जितने भी बनेंगे कमर पे से बनेंगे। अभी यूट्यूब पे देखा होगा पतली कमरिया वाला गाना, ठीक है ना? तो जो मेल का चेस्ट होगा, फीमेल की कटी होगी, लंबर होगा, ये दोनों इक्विवेलेंट होंगे। बस हम्म। पहले एक कॉन्सेप्ट सेट करना कि मेल का चेस्ट होगा, फीमेल की लंबर रीजन होगा, ये दोनों इक्विवेलेंट होंगे। अब इसके अपोजिट अगर जाएंगे, तो मेल की जो कमर होती है वो पतली होती है, और फीमेल की जो चेस्ट होती है वो पतली होती है। तो दोनों इक्विवेलेंट हो गए। क्रॉस में ऐसे कर लो, यहाँ मेल हम्म। खड़ा कर लो, यहाँ फीमेल खड़ा कर लो। तो मेल का चेस्ट, हम्म। फीमेल की लंबर, ये क्रॉस में आएगा। फिर इसके बाद जो ऐसा हम्म। क्रॉस बना लोगे, तो क्या हो जाएगा, फीमेल मेल का कमर और फीमेल की चेस्ट, दोनों चीज क्या हो जाएंगी, इक्विवेलेंट। समझ गए? कंपैरिजन हम्म। किस में करना है, पहले ये चीज सेट कर लो अपना। ये सेट हो गया, मेल की चेस्ट, फीमेल की कमर, मेल की कमर, फीमेल की चेस्ट इक्विवेलेंट होंगी। अब तुमको इसमें दो नंबर याद करना है, एक 24 याद करना है, एक 18 याद करना है। 24 और 18। तो अब देखो इसमें क्या करोगे, चा से चक्रपाणी लिखा हुआ है, तो चा से हम्म। चक्रपाणी और चा से 24 सेम वर्ड प्रोनाउंसिएशन है, याद हम्म। रहेगा। और मैंने पहली बार जो बोला था, बड़े पोर्शन के लिए बोला था, तो मेल की चेस्ट ज्यादा होती है, फीमेल की कटी ज्यादा होती है। मेल की चेस्ट कमर कम होती है, फीमेल की चेस्ट कमर होती है, तो वो सीधे सीधे चीजें नंबर कम आएगा, 18 अंगुल। तो 24 18 हम्म। याद रहेगा, याद हो जाएगा। मुझे बता दो एक बार, यस सर। बता दो कितना होगा, मेल की चेस्ट और फीमेल की कम कटी कितनी होगी? 24 अंगुल। 24 अंगुल किसने बताया? चक्रपाणी ने बताया। सुश्रुत ने कितना? 18 अंगुल बताया। अच्छा, इसमें लिख लो, हम्म। पुरुष पुरुष उरह प्रमाण विस्तीर्ण स्त्री स्त्री सोड़ा। पुरुष उरह प्रमाण विस्तीर्णा स्त्री सोणी। इस सेंटेंस को पहले लिख लो, पुरुष उरह प्रमाण विस्तीर्ण स्त्री सोणी। हम्म। अब मुझे बताओ ये किसका सेंटेंस है, चक्रपाणी का है कि सुश्रुत का है? दिमाग चलाओ। पुरुष उरह प्रमाण विस्तीर्ण स्त्री सोणी, पता चल पाएगा क्या इससे? ऐसे पता चलना मुश्किल है कि चक्रपाणी का है सुश्रुत का है, क्योंकि दोनों ने बात सेम ही बोली है, इन्होंने यहाँ लिखा बस है। ये सुश्रुत का कोटेशन है, लिख लो। पुरुष उरा प्रमाणा विस्तीर्ण स्त्री सोणी, सुश्रुत का है। और इसमें लिख लो, हाँ चरक सर। के अनुसार जो कटी प्रदेश होता है 16 अंगुल विस्तार है। चरक के अनुसार कटी प्रदेश 16 अंगुल विस्तार। चरक के अनुसार
कटी प्रदेश 16 अंगुल, विस्तार। लिख लिए। यस सर। अब आता है यहाँ पे श्रोणी अस्थि संख्या। तो जो पेल्विक रीजन होता है, पेल्विक रीजन में कितनी बोन इन्वॉल्वमेंट होती है उसको भी अपन लोग काउंट करते हैं। तो सुश्रुत के अनुसार यहाँ पे लिखा है, वाग्भट के अनुसार लिखा है, चरक के अनुसार लिखा है। इसमें एक सीक्वेंस लिखा है 3 4 5। तो तुम लिख लो चवासु, चरक वाग्भट सुश्रुत 3 4 5, चवासु 3 4 5, या सीवीएस लिख सकते हो, जो भी याद रहे तुम्हें। 3 4 5। तो पहले हम याद करेंगे चरक का। तो चरक ने क्या बोला, श्रोणी फलक 2 बोला। श्रोणी फलक तुम इस चीज को मान सकते हो, ये देखो कर्सर है, ये एक श्रोणी फलक हो गया, ये एक श्रोणी फलक हो गया। चरक ज्यादा सर्जन नहीं थे, एनाटॉमिस्ट नहीं थे, तो इनको ज्यादा नहीं थे, जो बड़ी चीज दिखती थी वो काउंट करते थे। ये एक श्रोणी फलक, ये एक श्रोणी फलक, और ये यहाँ पे मान लो भगास्थी। तो कितनी हो गई, 3 अस्थियां हो गई। ठीक है, श्रोणी फलक हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे वाग्भट में जाएंगे, तो ये दोनों चीज कॉमन हो जाएगी, त्रिकास्थी 1 हो जाएगी, इसको गोला लगाओ। वाग्भट जो है ना त्रिक थे। बृहत्तरी पढ़ते हो ना तुम लोग, तो चरक पढ़ते हो, सुश्रुत पढ़ते हो, तीसरे नंबर के कौन है, वाग्भट। वाग्भट। तो वाग्भट है तो उनमें त्रिक जुड़ेगी, तो त्रिकास्थी 1 हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं सुश्रुत में चलते हैं। तो इन्होंने क्या अंतर किया, श्रोणी फलक को गुदास्थी बोला, लेकिन उसकी संख्या जो है कितनी, श्रोणी फलक नहीं, गुदास्थी इनकी सेपरेट हो जाएगी। नितंबास्थी को उन्होंने 2 बोला, जो कि श्रोणी फलक 2 है, नितंबास्थी 2 है। इसको अपने हिसाब से थोड़ा अरेंज करके लिख लेना, पहले यहाँ नितंबास्थी लिख लेना, फिर उसके नीचे भगास्थी वहां पे सही लिखा हुआ है, त्रिकास्थी लिख लेना। गुदास्थी को या तो काट दो यहाँ से, उदासी को उठा के यहाँ रख लेना। तो हाँ हाँ हाँ। नहीं होगा, सीक्वेंस सही गलत हो जाएगा। ये इसको, ये नितंबास्थी को काट के यहाँ लिख लेना, श्रोणी फलक के ऊपर लिख लेना 2, फिर भगास्थी 1 लिखी हुई है, त्रिकास्थी 1 लिखी है, और गुदास्थी को यहाँ पे 1 लेना है। तो सुश्रुत ने सबसे ज्यादा सर्जरी किसकी बताई है, क्या चीज सर? सुश्रुत ने किसकी सर्जरी बताई है, किसकी सर्जरी बताई है? गुदा की बताई है ना, पाइल्स की, हाँ फिशर की, हाँ हाँ फिस्टुला की। मतलब मैं तुमको 3 हाँ। बोन याद कराना चाह रहा हूँ अपनी नोट्स में, इसमें गोला लगाओ, गुदास्थी में गोला हम्म लगाओ, त्रिकास्थी में गोला लगाओ, बाकी चीजें कॉमन है। तो पहले तुमको याद करना पड़ेगा चरक की, तो श्रोणी फलक 2 हो जाएंगे, भगास्थी 1 हो जाएगा। सेकंड नंबर में जाओगे वाग्भट में, तो उसमें ऐड करोगे त्रिकास्थी 1, और फिर लास्ट में सुश्रुत में जाओगे तो उसमें जोड़ोगे गुदास्थी 1। हम्म, तो याद रहेगी, तुम्हें ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी नेक्स्ट टाइम। समझ में आ गया। ठीक है। ठीक है, अब चलो हम चलते हैं यहाँ पे, डायमीटर और पेल्विक इनलेट हो जाएगा, यही सिर्फ पेल्विक हो जाएगा, तो पेल्विस के लिए हो जाएगा। फीमेल एनाटॉमी में हमको ये पढ़ने की जरूरत पड़ती है, अपन ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, पहले क्वेश्चन इतने से ही आता था तो इतना ही पढ़ रहे हैं। इसमें लिखा है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक तुमने पढ़ा होगा भग का विस्तार 12 अंगुल, पढ़ा है क्या। क्वेश्चन आता है हाँ डलहन सर। के अनुसार भग का विस्तार कितना होता है। देखो हाँ यहाँ हाँ कहीं हाँ। लिखा होगा, कहाँ लिखा है, नहीं लिखा है, क्वेश्चन आया है ये, डलहन के अनुसार भग का विस्तार होता है 12 अंगुल। ठीक है, 12। तो ये देखो यहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर हो जाएगा कितना, 12 सेंटीमीटर लिखा है, लेकिन अगर तुम यहाँ एंटीरियर पोस्टीरियर देखोगे तो कितना लिखा हुआ है ये, 118 mm। 118 mm है, तो ये 118 mm को अपन क्या मान सकते हैं, लगभग 12 सेंटीमीटर अपन काउंट कर सकते हैं, ये 118 mm। तो याद कर लेना, जैसे एंटीरियर पोस्टीरियर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ए फॉर 11 होता है ना, ए फॉर हम्म 11 बन सकता है ना, तो लगभग 11 के अकॉर्डिंग कर लोगे तुम इसे। फिर इसके बाद चलते हैं ऑब्लिक डायमीटर हो जाएगा, तो ऑब्लिक हमेशा ज्यादा होता है, तो कितना हो जाएगा 13.7 सेंटीमीटर। ऑब्लिक तिरछा, ऑब्लिक मतलब क्या होता है हम्म। हिंदी में, तिरछा। तिरछा, और तिरछा से 13 हो जाएगा, हम्म। तिरछा से 13। ठीक है, 127 सेंटीमीटर हो तो 127 mm है, तो 127 mm को 13 सेंटीमीटर कर लिया। अब इसके बाद चलते हैं, कौन सा हो जाएगा, ट्रांसवर्स डायमीटर हो जाएगा। तो ट्रांसवर्स हो जाएगा, ट्रांसवर्स को कितना मान लिया, 14। ये बस तुम अलग से याद कर लो। हम्म तुमको 2 नंबर याद करने होंगे, एंटीरियर पोस्टीरियर, तो 11, 11 का लगभग हो जाएगा 118 mm, तो याद कर लोगे उसे तुम 12 सेंटीमीटर। या फिर एक और तरीका हम्म याद कर सकती हो, आबारा। जब हम ए हम्म से बनाते हैं तो एंटीरियर पोस्टीरियर आबारा हो जाएगा, तो एंटीरियर पोस्टीरियर 12 हो जाएगा। ऑब्लिक को हिंदी में बोलेंगे तिरछा, तो कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। और फिर ट्रांसफर्स को बोलेंगे 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो T40। ये थोड़ा सा अलग हम्म से मार्क कर लेना, 2 याद रह जाएगा हम्म तो तीसरा निकालना आसान हो जाता है। अब इसमें देखो ऐसा लिखा है कि 127 लिखा है, फिर यहाँ पे 135 लिखा है, और 127 लिखा है। तो 127 वाले को 13 कर दिया है, 135 वाले को 14 कर दिया है, और 118 वाले को 12 कर दिया। इतना किया जा सकता है। श्रोणी सिरा आती है,
तो श्रोणी के सिराओं का डिवीजन पढ़ा है, सुश्रुत में भी पढ़ा है अपने, सुश्रुत शारीर में पढ़ेंगे, यहाँ पे इन्होंने आया तो श्रोणी सिरा कितनी होती है 32 यस। सिरा। अच्छा ये बताओ, फीमेल की कमर कितनी अच्छी मानी जाती है? 28 का जीन्स पहनती है ना, पर जो मोटी हो जाती है 32 का जीन्स पहनेंगी। नॉर्मल जो होता है 32 का, तो यहाँ पे याद कर लोगे श्रोणी सिरा कितनी हो जाएगी 32, 32 का जीन्स याद रखो। कोई अपना दोस्त याद रखो जो 32 का जीन्स पहनते हैं, तो उससे याद रहेगा श्रोणी में सिरा कितनी 32। श्रोणी में संधि कितनी होती है? 3 होती है। त्रय कटी कपालेशु, ये क्वेश्चन कई बार आया है। एक क्वेश्चन आता है त्रिक में कितनी संधि होती है? त्रिक में कितनी संधि होती है बताओ? 3 ही होती है क्या सर? त्रिक में एक होती है। रचना सारी में पढ़ेंगे, त्रिक में संधि एक होती है, पर अगर श्रोणी संधि की बात करेगा तो 3। त्रय कटी कपालेशु दोनों पॉइंट लिखो, गलत होता है। सबसे त्रिक में संधि एक एक होती है, ये क्वेश्चन तुम्हारा 100% गलत होना है। इसको कहीं एक इंपॉर्टेंट कॉपी बनाओ जहां पे इंपॉर्टेंट नोट्स लिखते हो, वहां पे लिखो, क्योंकि भूलेगा ही भूलेगा, गलत होगा ही होगा। अब इसमें चलते हैं, श्रोणी संधि प्रकार में चलते हैं। तो गुद होता है, भग होता है, नितंब होता है, ये 3 चीजें आती हैं। तो तुमने जब हम रचना सारी में पढ़ेंगे तो वहां पे प्रतर संधि आती है, सामुदाग आती है, फिर क्या तुमने सेवनी आती है। सामुदाग का मतलब क्या होता है? सामुदाग का मतलब क्या होता है? सामुदाग का मतलब होता है एक साथ दो। ठीक है। अब क्या होता है, ये जो चीजें होंगी, देखो, वेजाइना में 2 लिप्स होते हैं। ठीक है, लेबिया मेजोरा हो जाएगा, लेबिया माइनोरा हो जाएगा। तो देखो, भग गुद में देखोगे तो गुद में भी लगभग ऐसी ही तुमको एनाटॉमी मिलेगी, जिसमें क्या होगा, 2 लिप्स समझ सकते हो। फिर इसके बाद जो नितंब हो जाएगा, तो नितंब में भी 2 होते हैं। तो 2 एक साथ होंगे और 2 एक साथ होके क्लोज करेंगे, मतलब कोई ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो ऐसे फ्लैप बन के बंद करेगा। इस चीज को हम क्या बोलेंगे? सामुदक बोलेंगे। तो अब तुम्हें ये रटने की जरूरत नहीं है, गुद का, भग का, नितंब का लगभग एक सा स्ट्रक्चर है। ये क्या होगा? सामुदक। कटी कपाल जो कहा जाता है, तुन्य सेवनी कहा जाता है। तुन्य सेवनी का मतलब होता है ऐसे सूचर्स जो हमारे हेड में होते हैं। जब क्या होता है, इरेगुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो आपस में फंसते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सूचर्स कहते हैं। तो ये क्या होता है, कटी कपाल में भी। तो देखो यहाँ पे इरेगुलर सूचर्स होते हैं जो आपस में फंसते हैं, इसीलिए जो कटी और कपाल हो जाएगा। कटी कपाल यहाँ पे वर्ड जुड़ता है, कपाल बोन इसको कहा जाता है, जिनमें कुछ एक अंदर कॉन्केविटी की होती है, एक कॉन्वेक्स सरफेस होगी और एक कॉन्केव सरफेस होगी, उसको कपाल कहते हैं। तो जो तुमने प्यूबिस बोन देखा होगा, इसमें ऐसा एक कॉन्वेक्स होती है, कॉन्केव सरफेस होती है, उसके लिए तुन्नी सेवनी सब टर्म आता है। बात समझ गई? अब कभी भूलेगा क्या ये क्वेश्चन कई बार आता है, इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। गुद हो जाएगा, ये पेज समझ लो, इस पेज से तुम्हें एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा पीजी के पेपर में। गुद हो जाएगा, भग हो जाएगा, नितंब हो जाएगा, ये 3 में सामुद्रिक संधि होती है, मैंने तुम्हें बता दिया। 2 लिप्स होंगे, वो आपस में स्लाइड करेंगे, ऊपर एक के ऊपर एक ग्लाइड करेंगे, ऐसा समझ सकते हो। और जो कटी कपाल हो जाएगा, तुन्य सेवनी हो जाएगा। ये पहले कभी क्वेश्चन आया है, अब तो बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता, पहले पूछा गया था। मुलर्स टेस्ट होता है, ये किसके लिए आता है? श्रोणी विकृति के लिए। तो जो सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन हो जाएगा, उसी को मेजर करते हैं किससे? मुलर्स टेस्ट से हो जाएगा। कभी उसके बाद दोबारा क्वेश्चन नहीं आया। तो इतना ही हम लोग पढ़ते हैं। ये लिखा है भग का विस्तार, जो मैं बोल रहा था, द्वादश अंगुलिनी भग विस्तार। तो जो भग टर्म आता है, ये किसके लिए आता है? वेजाइना के लिए आता है। अगर तुम फीमेल एनाटॉमी में देखोगे तो बाहर क्या हो जाएगा? वेजाइना हो जाएगा, फिर सर्विक्स हो जाएगा, फिर यूट्रस वाला पार्ट आ जाएगा। तो अब ये किस पार्ट पोर्शन के लिए कर रहे हैं, अपन को ये काउंट नहीं मालूम है। फीमेल गायनी और गायनिकोलॉजिस्ट होंगे, वो ज्यादा अच्छा समझाएंगे। अपन लोग इतना ही याद करते हैं कि भग का विस्तार कितना हो जाएगा? द्वादश अंगुली भग विस्तार, अब 12 अंगुल हो जाएगा, है ना। तो ये लगभग तुमको याद होगा, इसके लिए कोई कोड बनाने की हमको ऐसी जरूरत नहीं है। भग का विस्तार 12 अंगुल। सुसु शरीर में जो बोला गया है, ये डलहन ने बोला है हस्तिनी स्त्री में, ये सुश्रुत ने बोला था। हस्तिनी स्त्री आगे पढ़ोगे, नागार्जुन का हो जाएगा, उन्होंने फीमेल के टाइप्स बताए हैं। तो जो पेल्विस के कुछ भी टाइप होते हैं, कुछ फीमेल एनाटॉमी में कुछ टाइप्स आते हैं, हो सकता है उससे कोरिलेट किया गया हो। तो डलहन ने किसके लिए बोला है? हस्तिनी स्त्री। हो सकता है कि कोई स्ट्रक्चर उन्होंने खास ऑब्जर्व किया हो, उसके अकॉर्डिंग बोला हो। तो अपन तो इसे ऐसे ही रट लेंगे। इसमें एक चीज लिख लो, 10 सेंटीमीटर। जो 12 अंगुल बोला है ना, वो 12 अंगुल 10 सेंटीमीटर, क्योंकि एक अंगुल जो होता है 3/4 इंच के बराबर होता है। मतलब वो पर्टिकुलर 1 सेंटीमीटर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे 12 का कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। पर अब भग किसे मानते हैं, यही नहीं क्लियर है। वो लोग क्वेश्चन तो देते हैं कि भग का कितना है लेंथ, तो 10 सेंटीमीटर है, ऐसा करके एक आध बार क्वेश्चन आया है, तो तुम्हें याद रहना चाहिए। भग का आकार जो दिया है, पिप्पल पत्र सदृश दिया है, ये क्वेश्चन आ चुका है। भग का आकार कैसा हो जाएगा? पिपल पत्र सदृश हो जाएगा। कहीं ऐसा टर्म आया रसशास्त्र में, तुम लोगों ने कालिनी स्त्री का लक्षण पढ़ा था, कालिनी का याद है श्लोक?
मुझे भी थोड़ा भूल रहा है। कालनी स्त्री, वहां पे भी ऐसा एनाटॉमी सर बताया है। वो है ना कि आर्त वगैरह दान करते जो, नहीं, वो तो काल करते मिस्त्री। हैं, लेकिन उसमें क्या है कि पिपल पत्र सदृश कि अश्वत्थ पत्र सदृश, कुछ ऐसा टर्म आया है। रसशास्त्र के नोट्स हैं, एक मिनट को मैं देखता हूँ। रस शास्त्र में जब पढ़ोगे ना, रस रत्न समुच्चय में, तो वहां पे जो कोटेशन आया है, अश्वत्था पत्र सदृश योनि देश सुशोभिता कृष्ण पक्षे पुष्पवती सा नारी कालनी इसमें था, रसबंधे प्रयोगे उत्तमा सा रसायना। तो वहां पे कालिनी जो वर्ड आता है ना, जिनका क्या होता था पहले, जैसे अपन लोग अपन एक पढ़ते हैं रजा प्रवर्तनी वटी पढ़ते हैं, तो उसमें स्त्री रज डला है। और भी ऐसी मेडिसिन पढ़ोगे जहाँ स्त्री रज डला हुआ है। मॉडर्न मेडिसिन में जब यही चीज आते हैं, सुन रहे हो? हेलो? हम्म। हाँ सर। मॉडर्न मेडिसिन में जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, फीमेल प्रोजेस्टेरॉन होता है, एस्ट्राडियोल होता है, कुछ ऐसी चीजों को भी यूज करते हैं फीमेल के लिए। तो यहाँ पे देखो, जब अपन ने पढ़ा, क्या पढ़ रहे हैं, भग का विस्तार डलहन के अनुसार क्या बोला उन्होंने, पीपल पत्र सदृश से। देखिए ये रसशास्त्र में जब जाओगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, अश्वत्था पत्र सदृश से टर्म आएगा। मीनिंग दोनों की सेम ही है, पीपल को ही अश्वत्थ कहते हैं, पर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इस चीज को थोड़ा यहाँ नोट करोगे। हम्म। अश्वत्था पत्र आएगा तो रस रत्न समुच्चय में आएगा, यहाँ पीपल पत्र सदृश से आएगा, दलहन में आएगा, भग्न से निकाल। अब अपन यहाँ से ना एक्सटर्नल से इंटरनल की तरफ जा रहे हैं, ये जो एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। सबसे पहले अपन ने भग का आकार देखा, ये एक्सटर्नल हो जाएगा, जो उसका शेप बताएगा। फिर इसका जो हो जाएगा नेक्स्ट, इसमें स्ट्रक्चर आएगा क्लाइटोरिस। तो जो क्लाइटोरिस होता है उसको भग्न सेसिनिका कहा है। तो क्लाइटोरिस तुम्हें मालूम है कि स्टिमुलेटरी ऑर्गन है, तो स्टिमुलेटरी है, तो लगभग इन्होंने वही चीज की वर्ड यूज किया है। दलहन ने बोला स्मर मंदिर, स्मर मतलब कुछ स्मरण कराने वाला। हो सकता है कि मैटिंग को ये स्मरण कराने वाला, या फिर उसके जो एक सुसुप्तावस्था में जो है, उसके कंडीशन है, उसको एग्रीवेट करने वाला, इसके लिए टर्म यूज किया उन्होंने, डलहन ने स्मर। तो डलहन हो जाएगा, स्मरण हो जाएगा। स्मर की जगह ऋणाल लिख लो ना, स्मर के साथ एक साइड में लिख लो छोटा सा स्मरण, तो तुमको याद रहेगा डलहन स्मरण, याद रहेगा। स्मर मंदिर किसने बोला, इसने बोला। इसके बाद चलते हैं भाव मिश्र, तो भाव मिश्र हो जाएगा मदनाथ पत्र। भाव मिश्र में ना ज्यादातर क्या होता था, उन्होंने फीमेल में ही डिस्क्रिप्शन दिया, जितनी अपनी जो थ्योरी दी कोई भी चीज पढ़ाने का, ज्यादा उन्होंने फीमेल में किया। तो हम लोग इसे भाव मिश्र जो है फीमेल से ज्यादा कोरिलेट करेंगे। तो मदन रहते थे, फीमेल में मदन रहते थे, ऐसा करके याद रखो कि भाव मिश्र हो जाएगा मदन। मदनाथ पत्र का मीनिंग जो होता है ना, ये स्टिमुलेटरी के लिए वर्ड आता है। जैसे अपन लोग मद पीते हैं ना, तो मद क्या होता है, स्टिमुलेट करता है, किसी चीज नशे में लाता है, ये भी वही टर्म होता है। इसका अन्य ने क्या बोला, स्मरात पत्र। तो स्मर मंदिर की जगह स्मरात वर्ड जोड़ दिया, और कोई है कुछ नाम आए होंगे तो उन्होंने। तो ये तीनों टर्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्मर मंदिर किसने बोला, मदनाथ पत्र किसने बोला, स्मरात पत्र किसने। स्मरात पत्र तो नहीं पूछा गया है, स्मर मंदिर और मदनाथ पत्र पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपत्य पथ आता है। अपत्य पथ आता है, जो किसके लिए टर्म आया है, विशिखांतर के लिए। एक टर्म और तुमने पढ़ा होगा 100 साढ़े 10 में, विशिखानु प्रवेशी है। विशिखानु प्रवेशी का मतलब होता है जब क्या होता है, चिकित्सा के क्षेत्र में प्रवेश करता है। जैसे जब तुम इंटर्नशिप कर लेते हो, तो इंटर्नशिप करने के बाद तुम अपने क्लिनिक खोलने जाते हो, तो उसे हम कह सकते हैं, या इंटर्नशिप को विशिखानु प्रवेशी कह सकते हैं, यहाँ सिखाना है। विशिखांतर, ये टर्म पूछा जा चुका है, मार्करो विशिखांतर किसके लिए कहा जाता है, अपत्य पथ को कहा जाता है, योनि प्लस गर्भाशय। ये टर्म आएगा वेजाइना, सर्विक्स प्लस यूट्रस, तीन चीजें इसमें इंक्लूड हो रही हैं, वेजाइना, सर्विक्स और यूट्रस। इसको मार्क किए, ठीक है, ये हम्म। पूछा जा चुका है। नेक्स्ट इसमें आता है योनि की आकृति। तो जो योनि की आकृति होती है, शंख नाभ्याकृति होती है। शंख की नाभि की हो जाएगा, जिसमें क्या हो जाएगा, आवर्त बने होंगे। इसका इसमें टर्म होता है शंख नाभ्याकृति हो जाएगा, कि फर्स्ट में आएगा, फिर सर्विक्स आ जाएगा, तो वहां पे ओपनिंग क्लोज हो जाएगी, फिर उसके अंदर एक और ओपनिंग होगी। तो ये तुमने पढ़ा होगा, तुम लोगों को याद होगा, योनि की आकृति कैसी होती है, शंख नाभ्याकृति होती है, तीन आवर्तों से युक्त होती है, और तीसरे आवर्त में गर्भशैया स्थित होती है। गुदा का वर्ण कैसा होता है, गुदा का वर्ण, गुदा का वर्ण बताओ। गज तालु निभम लिखो, गज तालु निभम, ये एक से स्ट्रक्चर है, इसलिए यहाँ पूछे जाते हैं। गुदा का वर्ण गज तालु निभम। इसी के नीचे देखोगे गर्भाशय का लिखा है रोहित मत्स्य मुखाकृति। रोहित मछली है, उसको यूट्यूब में डालना, या गूगल में डालना, और रोहित मछली के आकार को देखना कैसा होता है। तो हो सकता है नीचे की तरफ पतला होता होगा, आगे की तरफ, पीछे की तरफ चौड़ा होता होगा। यूट्रस भी तो कुछ ऐसा होता है ना, ऊपर की तरफ ऐसे चौड़ा होगा, नीचे की तरफ पतला होगा। तो हो सकता है कि उससे कोरिलेट किया गया हो।
तो इसलिए यहाँ पे रोहित मत्स्य मुखाकृति हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है। शंख नाभ्याकृति हो जाएगा। 3 आवर्तों से युक्त होता है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तीसरे आवर्त में गर्भचर्या होती है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। योनि की नाड़ियां हो जाएंगी। नाड़ियां हो सकता है कि इन्होंने टर्म ऐसा यूज किया हो, जो नर्वस सिस्टम होता है वहां पे जो नर्व्स होती है उनको उन्होंने कोरिलेट किया हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि योनि नाड़ियों का डिस्क्रिप्शन किसने दिया? भाव प्रकाश ने दिया। योनि की नाड़ियां किसने समझाई? भाव प्रकाश ने समझाई। तो भाव प्रकाश ने कितनी नाड़ियां होती हैं ये क्वेश्चन बनता है, तो 3 होती हैं। 3 कौन कौन सी होती है? समीरना होती है, चंद्रमसी होती है, गौरी होती है। समीरना, चंद्रमसी और गौरी। तो अब इसको देखो, समीरना होता है तो तुम्हें समीर मतलब तो वायु होती है। तो वायु जो हमारे शरीर में क्या है? नर्वस सिस्टम है, जो स्टिमुलेट करने का काम करती है। तो मदनात पत्र हो जाएगी, वो क्या करेगा? क्लाइटोरिस होता है, क्लाइटोरिस स्टिमुलेट करने का काम करता है, ये तुम्हें टर्म मालूम है, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें है नहीं। दूसरा इसमें टर्म आता है चंद्रमसी आता है। चंद्रमसी जो टर्म आता है कंदर्प गेह के लिए होता है। कंदर्प गेह समझ सकते हो कि एक कैविटी टाइप का स्ट्रक्चर, गुफा टाइप का स्ट्रक्चर। तो जो कैविटी होती है ना, योनि नलिका कहते हैं। तो ये हो सकता है वेजाइना और सर्विक्स। वेजाइना और सर्विक्स समझते हैं ना कि सीक्वेंस में आउटर टू इनर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्लाइटोरिस टर्म आएगा, क्लाइटोरिस के बाद क्या हो जाएगा? वेजाइना और सर्विक्स की कैविटी आ जाएगी। वेजाइना और सर्विक्स का नेक्स्ट जो आता है गौरी आता है, उपस्थ गर्भ। तो हो सकता है कि इसको वेजाइना माना हो, इसको सर्विक्स वाला पोर्शन माना हो, क्योंकि यूट्रस तक तो जाएगा नहीं। यूट्रस तक जाएगा नहीं, तो इसलिए ये हो सकता है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस के बाद क्या हो जाएगा? वेजाइना। वेजाइना के बाद क्या हो जाएगा? सर्विक्स हो जाएगा। तो अब ठीक है, तुम लोगों को भी मालूम है कि अगर क्लाइटोरिस में अगर स्पर्म गिरता है तो कंसीव नहीं होगा, सिंपल सी लैंग्वेज में समझा जाए। लेकिन अगर वेजाइना में कंसीव होता है, वेजाइना में अगर स्पर्म गिरता है तो कंसीव होना आसान है। आसान है। लेकिन अगर मान लो यही क्या होता है, उपस्थ गर्भा यहाँ पे लिखा है कि अति गहराई में गिरता है, तो इसके कारण उन्होंने लिखा कष्टोभोग्य। तो कष्टोभोग्य हो जाएगा, कष्ट होगा। ये क्यों है, ये नहीं वाला रीजन इसका समझ सकते हैं। पर यहाँ पे पुत्र की उत्पत्ति होगी। तो इसको एक चीज ये समझ सकते हैं, अगर मॉडर्न एस्पेक्ट में सोचा जाए, तो जो स्पर्म की मोटिलिटी होती है, तो स्पर्म में 2 पोर्शन आते हैं, एक एक्स होता है, एक वाई होता है। तो हो सकता है कि वाई की मोटिलिटी कैपेसिटी ज्यादा होती हो, सॉरी एक्स की कैपेसिटी, मोटिलिटी कैपेसिटी ज्यादा होती हो, तो इसके कारण उसकी स्पीड होती हो, तो वो जल्दी कंसीव हो जाएगा, तो पुत्र उत्पत्ति हो जाएगा। या फिर ये कह सकते हैं कि इसकी स्पीड कम होती हो, क्योंकि ये तो अति गहराई में जा रहा है ना। तो एक्स की स्पीड बढ़ जाएगी। एक्स की स्पीड बढ़ने के कारण क्या होगा? वाई की स्पीड बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा? मेल प्रोजेनी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जबकि एक्स की स्पीड कम होगी, तो इसलिए फीमेल प्रोजेनी होने के चांसेस ज्यादा होंगे, ज्यादा। है ना। तो हो सकता है इससे क्या किया हो। थोड़ा कंफ्यूज हो गया होगा मैं, क्योंकि मैं कोई 1-2 वर्ड गलत बोल गया। ये एक ट्यूब समझो, एक ऐसी लंबी ट्यूब है। तो लंबी ट्यूब है, तो यहाँ पे पहले पीछे गिर रहा है और ये आगे गिर रहा है। तो ये वाला अपना कौन सा हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, और ये वाई हो जाएगा। तो वाई की स्पीड कम होती होगी, इसीलिए आगे गिरने के बाद वो जब गिरेगा, तब हो सकता है कि वो कंसीव हो जाए, तो वहां पे मेल की हो। लेकिन फीमेल क्या है, ये इसकी स्पीड तेज होती होगी, तो लेकिन फिर भी पीछे है, तो पीछे से दौड़ना स्टार्ट करेगा, तो इसको टाइम ही लगेगा ना पहुंचने में। तो यहाँ पे मेल की उत्पत्ति हो, फीमेल की उत्पत्ति हो, एक्स से फीमेल और वाई से मेल। अपने हिसाब से सेट कर लेना, 1 मिनट। एक्स जो डेवलप करेगा, किसको करेगा? पुत्री को करेगा। और ये वाला एरिया मान सकते हो तुम कौन सा? योनि नलिका, कंदर्प गेह वाला, चंद्रमसी वाला। और ये वाला एरिया मान सकते हो गौरी के लिए, उपस्थ गर्भ के लिए, योनि की अति गहराई हो जाएगी। तो यहाँ से इसकी स्पीड ज्यादा होती होगी, इसीलिए ये आसानी से फीमेल डेवलप ज्यादा होती है। देखो अभी भी तुमने सुना होगा कि फीमेल चाइल्ड होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, मेल चाइल्ड होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। तो हो सकता है इसकी स्पीड कम होती हो, मोटिलिटी कम होती है, इस कारण ये मैटिंग नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए अगर अति गहराई में जाएगा तो मैटिंग कर पाएगा, ये नहीं कर जाएगा तो नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ क्वेश्चन क्या क्या बनता है, इस चीज को तुम्हें समझना होगा। इसमें जो बनेगा कौन सा हो जाएगा? समीरना। तो इसमें क्वेश्चन बनता है किससे को रिलेट किया गया। तो समीरना हो जाएगा, मैंने तुम्हें बताया समीर। समीर होता है वायु, और वायु हमारे शरीर में स्टिमुलेशन का काम करती है, तो ये भग्न शिशु का क्लाइटोरिस। ठीक है। फिर इसका जो जाएगा चंद्रमसी हो जाएगा योनि नलिका के लिए, नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ जाएगा वेजाइना। और गौरी जो हो जाएगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर सर्विक्स को रिलेट करके अपने याद करने के लिए करोगे। इसमें मदनाथ पत्र टर्म आता है, इसमें कंदर्प गेह होता है, कंदर्प गेह कैविटी के लिए हो जाएगा। उपस्थ गर्भ हो जाएगा। उपस्थ तो टर्म आता है मेल के लिए, उसके लिए आता है, वेजाइन पेनिस के लिए आता है। तो उपस्थ गर्भ नाम ही आ रहा है, उपस्थ मतलब होता है मेल, पेनिस। तो उपस्थ गर्भ, जिसमें क्या हो जाएगा? मेल चाइल्ड हो रहा है। देखो ये वीर पात से वीर पुत्र उत्पत्ति है। इस शब्द से तुम आसानी से इसको समझ सकते हो कि गौरी में एक पात होगा, तो कौन सा उत्पन्न होगा? उपस्थ गर्भ आएगा। समीरन चंद्रवंशी हो जाएगा कंदर्प के, ये कौन सा हो जाएगा? फीमेल हो जाएगा।
और इसके बाद जो हो जाएगा समीरना हो जाएगा, मदनाथ पत्र हो जाएगा, वीरपाद से निष्फल। ये मार्क कर लिए। हम्म क्वेश्चन बनता है, इसमें ध्यान रखना 3 नाड़ियां हैं, इसको मार्क करना। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जाते हैं हम किसमें, यूट्रस में जाते हैं। कि यूट्रस को कहा जाता है कूटगार कहा जाता है। ठीक है, कूटगार इसको तुम अपने हिसाब से याद कर लोगे। इसका देख नेक्स्ट आता है रोहित मत्स्य मुखाकृति हो जाएगा, तो रोहित की मछली के जैसा दिखाई देने वाला। पित्ताशय व पक्वाशय के मध्य स्थित होता है, किसने बोला, भोज ने सुश्रुत ने बोला है। इसके लिए आता है पित्त पक्वाशयोर मध्य गर्भशय्या स्थिति, ऐसा टर्म सुने हो क्या भोज का। हाँ पित्त पक्वाशयोर मध्य गर्भशय्या स्थिति आगे मिलेगा, वो यहीं पे लिख सकते हो, पित्ताशय व पक्वाशय के मध्य हो जाएगा, गर्भशय्या स्थित होती है। इसके बाद चलते हैं धमनी। तो 2 टर्म आते हैं, एक इसमें आता है सिरा आता है, एक आता है धमनी। धमनी जो अपन लोग को रिलेट करते हैं आर्टरी से, और सिरा को रिलेट करते हैं वेन से। तो ऊर्ध्वक 2 धमनियां हो जाएंगी, स्तनों में स्तनवय धमनी हो जाएंगी। हो सकता है कि जो आर्टरी, बड़ी आर्टरी जो जाती हो ब्रेस्ट में, उसके लिए टर्म आता हो। और अधोग में कितनी हो जाएंगी, 4। एक अच्छी बात है, धमनी जब पढ़ोगे तो हमेशा 2 के नंबर में ही आती है, हमेशा। तो उन्होंने ऊर्ध्वक के लिए 2 हो जाएगा, तो अधोग में 4 बोला, लेकिन उसमें डिवीजन के तो आर्तव धमनी 2 हो जाएंगी, आर्तव विसर्ग धमनी 2 हो जाएंगी। वहन करने वाली 2 और विसर्ग वाली 2। इससे कभी क्वेश्चन नहीं आया है आज तक, तो कभी नहीं पूछा गया है। पढ़ोगे तुम आर्तव विसर्ग धमनी, एक बार पूछा गया है, मार्क कर सकते हो। वक्ष में प्रत्येक स्तनमूल में 2-2 अवैध सिराएं होती हैं। देखो यहाँ पे सिरा धमनी 2 ही चलेंगी। ये वाला पोर्शन जरूर इंपॉर्टेंट होता है सभी के अनुसार। पुरुषों में पेशियां कितनी होती हैं, पुरुषों में पेशियां कितनी पढ़े हो। हाँ पढ़े तो है। पेशियां पढ़े हो, पासे पेशी, पासे 500। जिसका भी ऐसा। नाम लोगे वही यही बोलेंगे। लेकिन चरक में जाओगे तो चरक ने कितनी बोली है, कच्चा 4। कच्चा 4, कच्चा है ना, तो का से काश्यप हो जाएगा। आधा चा से चरक याद कर लोगे, नेक्स्ट चा से 4 याद कर लोगे, कच्चा। चार। तो काश्यप के अनुसार, चरक के अनुसार, दोनों के अनुसार पेशियां कितनी होती है, 400। पर उन्होंने परसों। फीमेल में कोई अधिक नहीं बताया, एक ही बताया, हम्म मेल फीमेल दोनों में 400। पर यही चीज जब तुम सुश्रुत में पढ़ने जाओगे तो सुश्रुत में पासे पेशियां आती है, पासे 500 याद कराते हैं हम। तो सुश्रुत और सारंगधर दोनों ने 500 बोली। पर जब बात फीमेल की है तो उन्होंने क्या किया है, 20 पेशियां अधिक बताई है। तो चाहे सुश्रुत पढ़ोगे चाहे सारंगधर पढ़ोगे, उसमें पेशियां कितनी होती है, पुरुष और सुश्रुत के अनुसार 520 पेशियां होती है। ठीक है, तो जो 20 पेशियां एक्स्ट्रा होती है उसको हम काउंट करेंगे, वो कौन कौन सी है। तो अगर देखा जाए तो मेल और फीमेल में 2 स्ट्रक्चर डिफरेंस मिलेंगे। एक तो यूट्रस वाला स्ट्रक्चर डिफरेंट मिलेगा, एक ब्रेस्ट वाला स्ट्रक्चर डिफरेंट मिलेगा। तो हम दोनों को 5-10-10 डिवाइड कर देते हैं। पहले तो सिंपल तरीके से याद करना हो तो फीमेल में ब्रेस्ट में कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। यूट्रस में कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो देखो दोनों स्तनों में 5-5 डिवाइड करेंगे तो 10। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट, 10 का डिवीजन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये सबसे ज्यादा गलत होने वाला होता है, स्टार लगा लोगे, ये क्वेश्चन बहुत गलत है। तो अपत्य पथ जो होता है ये किसके लिए हो जाएगा, वेजाइना प्लस सर्विक्स के लिए मान लो तुम। वेजाइना प्लस सर्विक्स तक जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4। इसको याद करने चार। का एक तरीका है अचार। अचार, आ से अपत्य पथ हो जाएगा, चा से 4 हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें आता है गर्भ छिद्रासित आता है। हाँ जी, गर्भ छिद्रासित आता है, ये कितने, 3 है। और शुक्रार्थ प्रवेश नहीं, एक मिनट होल्ड करना है। हम्म ठीक है, ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ना। गर्भ छिद्रासित हो जाएगा तो जो सर्विक्स की ओपनिंग होती है, हो सकता है वहां पे 3 मसल्स की बात कर रहे हो तो इसलिए है। और जो शुक्र हम्म आर्तव प्रवेशनी हो जाएगी तो जो मैटिंग होने के बाद स्पर्म जो होता है ओवम के, स्पर्म जो होता है ओवम की तरफ ट्रांसमिट होता है। तो कुछ मसल्स क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, शायद उन मसल्स की बात कर रहे हो। तो ये क्या हो जाएंगी, 3। तो देखो ऐसे याद करना, बाहरी वाला जो हो जाएगा गर्भाशय, उसमें 4 होंगी, और अंतर गर्भाशय में कितनी होंगी, 6 होंगी। ये क्वेश्चन बनता छः। है कि बाहरी गर्भाशय में कितनी पेशियां होती हैं, 4। और अंतर गर्भाशय में कितनी पेशियां होती हैं, 6। पहला क्वेश्चन ये छः। बनता है। नेक्स्ट जब पूछा जाता है अंतर गर्भाशय में, तो उसको डिवाइड करोगे 3-3। अब चाहे छिद्र हम्म आए चाहे प्रवेशनी आए, दोनों ही 3-3 है, तो तुमको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। याद कैसे करोगे, 10 याद करोगे टोटल, जिसमें बाहरी वाले में 4 आ जाएंगी, अंदर वाले में 3 आएंगी, है ना। हम्म यूट्रस के अंदर ज्यादा मसल्स होती हैं, ऐसा याद रखना। तो 4 और 6, 4 ठीक है, बाकी 6 को डिवाइड करोगे 3-3, तो कितनी हो जाएंगी, 6। छः। याद हो जाएगा। बहुत ज्यादा इसमें हम्म क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको अच्छे से मार्क कर लो। हम्म ऐसा ही कुछ सारंग धर्म में मिलेगा। इसमें जल्दी से एक मिनट के अंदर सारी रिवीजन कर लो जहां जहां से क्वेश्चन आया है। इसको 24-18 मार्क कर लो। पहला वाला ये मार्क कर लो, क्वेश्चन आया है। ये तीनों पॉइंट क्वेश्चन आ चुके हैं। इसमें जो है ये तीनों पॉइंट 12, 13, 14, ये क्वेश्चन